नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रुथ बिहाइंड पॉडकास्ट शो में। मैं आपका होस्ट राहुल शर्मा आज आपके सामने लेकर आए हैं एक नए मेहमान को, जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रसार के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया और हिंदी भाषा के लिए जो इनका योगदान है वो अद्वितीय है। आइए हम आपको मिलवाते हैं महेश चंद्र गुप्त जी के साथ। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद शो में। धन्यवाद जी महेश जी, आपके बारे में मैं व्यूवर्स को बताऊं तो आप सरकारी विभाग में, भारत सरकार में बड़े उच्च उच्च पदों पर रहे हैं और हिंदी भाषा को सिखाने का काम आपने अधिकारियों को किया है। आप गृह मंत्रालय में हिंदी विभाग की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं वर्तमान में, और राज्यसभा में भी आप हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। धन्यवाद राहुल जी। जी आपने ये जो नया अभियान छेड़ा है, जिसमें सबसे पहले आपने अपना यूट्यूब आरंभ करने के साथ साथ आपने हिंदी को सबसे ऊपर रखा, जब हम सारा देश हिंदी दिवस मनाने की स्थिति में है, मनाने वाला है। ये आपके बहुत स्तुत्य प्रयास हैं। आपको इसके लिए आपका अभिनंदन। साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों को भी मैं नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपको इस कार्य के लिए तैयार किया, आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहन देने के लिए। मेरा आपसे जो सवाल पहला ये है कि ये हिंदी भाषा का ओरिजिन कहाँ से, कैसे, किस तरीके से इसका विकास हुआ और कैसे ये हिंदी भाषा अपने आप में एक आज बहुत बड़ी एक भाषा बनी हुई है। राहुल जी, बड़े आनंद की बात यह है कि देश में हिंदी का उद्भव आज से लगभग 1100-1200 वर्ष पहले हुआ, जब देश के संतों ने, सिद्धों ने, नाथों ने हिंदी का प्रयोग अपनी वाणियों में, अपने शब्दों में किया। यानी यूँ कहें अगर कि सन 800 के आसपास हिंदी का आरंभ हो गया। और वो कैसे आरंभ हुआ? प्राकृतिक और साथ साथ अपभ्रंश भाषाओं के से आगे विकसित होते हुए हिंदी आगे बढ़ी। और जब ये सन 800 से प्रारंभ हुई, आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो संतों ने सबसे पहले सारे देश में इसका प्रयोग शुरू किया। संत उत्तर भारत से दक्षिण में जाते थे या दक्षिण भारत से उत्तर में आते थे, तो हिंदी का प्रसार शुरू हो गया, प्रयोग शुरू हो गया। जनता इसको समझने लगी, जानने लगी, और धीरे धीरे अनेक भाषाओं के शब्द, अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द भी इसमें आ गए, क्योंकि दूसरी भाषाओं के शब्दों को हिंदी ग्रहण करती रही। इसलिए हिंदी सर्वस्वीकार्य हो गई और धीरे धीरे सारे देश के भीतर में हिंदी जानी जाने लगी, समझी जाने लगी। और परिणाम क्या हुआ कि 1000 से आगे बढ़ते हुए, सन 1000 से आगे बढ़ते हुए हिंदी का प्रयोग देशवासियों ने प्रेम पूर्वक करना शुरू किया। सब लोगों को ये लगा कि ये मेरी अपनी है, सब लोगों को लगा ये मेरी अपनी है और इसका मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे द्वारा इसको दूसरे लोग भी समझेंगे। ऐसी स्थिति में आती चली गई। धीरे धीरे ऐसा स्थिति आ गई कि अनेक कवि तैयार हो गए, जैसे अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में अपने कविताएं लिखनी शुरू की। अपने उन्होंने ऐसे ऐसे अनेक दोहे बना दिए, ऐसी ऐसी अपनी कहानियाँ बना दी कि जिससे हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगा। और धीरे धीरे समय के बीतते बीतते, जैसे महाकवि तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, मीराबाई जी हुई, और दक्षिण भारत में आते आते जब हम अब से 150-200 वर्ष पहले सुब्रमण्य भारती, जो दक्षिण भारत के तमिल के विशेष कवि थे, उन्होंने भी हिंदी का प्रयोग किया। उन्होंने हिंदी में अपनी कविताएं लिखी। इस प्रकार हिंदी सर्वसुलभ, सबसे ज़्यादा आसान भाषा के रूप में इस्तेमाल होने लगी और सब लोग इसको अपनी भाषा समझकर इसका इस्तेमाल करने लगे। महेश जी, दूसरी जो मेरी बात है वो ये है कि आज देश के अंदर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है या हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। तो एक तो आप ये कन्फ्यूज़न दूर करें, दूसरा ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है?
बहुत अच्छा आपने आज के संदर्भ में राहुल जी, आपने ये प्रश्न बहुत सामयिक है आपका जो आपने किया है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि जब सारे देश में हिंदी का इस्तेमाल संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, लेखकों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा होने लगा, तो हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान लेने लगी। राष्ट्रभाषा का अर्थ वही है, वह भाषा जो सारे देश में जिसका प्रयोग होता हो, जिसको लोग अपनी भाषा समझकर इस्तेमाल करने लगते हों और इस्तेमाल करने में भी सहजता महसूस करते हों, तो वह राष्ट्रभाषा बनने लगती है। इस प्रकार हिंदी राष्ट्रभाषा बनने लगी और हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से एक स्थान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। छत्रपति महाराज शिवाजी का स्थान बड़े महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भी हिंदी की शब्दकोश बनवाया, हिंदी के कवियों को उन्होंने आश्रय दिया। महाकवि भूषण उनके दरबार के कवि थे। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों ने राष्ट्रभाषा हिंदी कहना शुरू किया। और महात्मा गांधी जी बहुत आगे बढ़ते हुए उन्होंने दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में सन 1918 में अपने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना करा दी और अपने पुत्र से करा दी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा तो ये रही। अब प्रश्न ये हुआ कि राजभाषा क्या है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के संविधान निर्माताओं ने सर्वसम्मति से ये विचार किया कि कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो विदेशी हो, जो अपनी हो। तो अंग्रेजी तो विदेशी थी, सब जानते थे, आज भी स्वीकार करते हैं अंग्रेजी विदेशी, और है भी। हम उसे कैसे कह सकते हैं मेरी माँ है, हम उसको अपनी माँ नहीं कह सकते। तो इसलिए उस समय के सारे महापुरुषों ने, लगभग 300 जो संविधान सभा के सदस्य थे, आनंद की बात यह है राहुल जी, उन्होंने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिया जी। भारत संघ की राजभाषा का मतलब क्या है? भारत संघ में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जनता है, ये तीनों मिलकर संघ बनता है। तो उन्होंने भारत संघ की राजभाषा हिंदी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। और राजभाषा का अर्थ बहुत स्पष्ट है, वह भाषा जो राजकाज में इस्तेमाल की जाती हो। और इसीलिए केंद्र सरकार के सारे कार्यालयों में हिंदी राजभाषा के रूप में इस्तेमाल होने लगी और अलग अलग राज्यों को अपनी अलग अलग राजभाषा चुनने का अधिकार दे दिया गया। तमिलनाडु में तमिल हो गया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। इस प्रकार वहाँ भी राजभाषाएं हैं, तो राज्यों की राजभाषाएं, और केंद्र सरकार में संघ की राजभाषा हिंदी हो गई। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा का ये अंतर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो राष्ट्रभाषा थी वही भारत संघ की राजभाषा बन गई, यह हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, महेश जी, भाषा तो केवल एक माध्यम है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का। चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, या कोई भी भाषा हो, तो हिंदी को ही आगे बढ़ाने के लिए एक होड़ क्यों लगी हुई है? इंग्लिश भी है हमारे पास, उससे भी हम अपनी कम्युनिकेशन को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्यों हिंदी भाषा क्यों? राहुल जी, आपने ये बहुत ही बढ़िया बात कही, हिंदी को बढ़ाने की होड़ क्यों लगी हुई है। तो मैं भी आनंदित हूँ कि हिंदी के बढ़ाने की होड़ लगी हुई है, ये मैं मान के चलता हूँ आपकी बात को। और होड़ इसलिए लगी है कि अंग्रेज़ी वास्तव में बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन भाषा है। उसकी कठिनता को अगर हम सिद्ध करना चाहें तब नॉलेज शब्द ले लें, उसमें के लगा हुआ है, बीच में डी लगा हुआ है, तो इनकी क्या आवश्यकता थी दोनों अक्षरों को लगाने की। उसी प्रकार अनेक शब्द इस प्रकार के हैं कि जिनमें अनावश्यक बीच में अक्षर घुसे हुए हैं, तो इन अक्षरों की आवश्यकता कुछ नहीं है, वो अनावश्यक है। जैसे मानो कलर कहना हो तो COLOUR, तो उसमें इसीलिए अमेरिकन ने सीधे सीधे COLOR कर दिया। तो अंग्रेज़ी अनेक कठिनाइयों से भरी हुई भाषा है और इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक ऐसा अपना ट्रस्ट बना दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी अंग्रेज़ी भाषा को सुधारो, ये मेरा सारा पैसा ले लो। इसी कारण से तो हिंदी इतनी सरल है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय 30-32 घंटों में, 24 घंटों में हिंदी को बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी हिंदी की विशेषता ये है कि यह वो भाषा है जो महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि जिसको जैसे बोलना, जैसे लिखना, वैसे ही पढ़ना। तो दुनिया का हर व्यक्ति, एक ऐसी भाषा है विश्व में जो जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है, उसी प्रकार पढ़ी जाती है। संभवतः जहाँ तक मेरा ज्ञान है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो विश्व की एकमात्र भाषा ये ऐसी है जो जैसी बोली जाती है, वैसी लिखी जाती है, वैसी पढ़ी जाती है। और इसीलिए हिंदी सर्व स्वीकार्य है। इसलिए देश में
जो सब लोग, सामान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध लोग इसलिए हिंदी के इस्तेमाल गौरवपूर्वक करने लगे हैं, इसमें आनंद महसूस करते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत में भी असंख्य लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आनंदपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। महेश जी, कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को वैज्ञानिकता के रूप से भी देखा जाता है, तो इस भाषा में ऐसी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं या क्या ऐसी वैज्ञानिक विशेषता हैं जो कि इस भाषा को आगे बढ़ाने का काम आप सब लोग कर रहे हैं? राहुल जी, जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे जी। और सन 1954 और सन 1955 में उत्तर प्रदेश में विज्ञान में, गणित में सब जगह हिंदी आ गई पढ़ाई में, तो हमने ये महसूस किया कि गणित की सारी पुस्तकें, फिर भौतिक शास्त्र की पुस्तकें यानी भौतिकी विज्ञान की, शास्त्र नहीं कहें, भौतिकी विज्ञान की, रसायन विज्ञान की सब पुस्तकें हिंदी में आ गई। और हमने हिंदी माध्यम से विज्ञान पढ़ा, हिंदी माध्यम से गणित पढ़ा और यहाँ तक कि हिंदी माध्यम से सारे विषय पढ़े। तो उसका परिणाम क्या निकला, शर्मा जी आप आश्चर्य करेंगे कि उस काल के जो वैज्ञानिक थ्योरियाँ थी यानी वैज्ञानिक फॉर्मूले थे, सूत्र थे जी, वे सब हमें आज भी याद हैं। और साथ साथ में एक बड़े आनंद की बात ये हुई कि जो हम पढ़ते थे हिंदी में वही जब हमने लिखने लगे तो हमें बहुत सहजता महसूस हुई, क्योंकि अंग्रेज़ी में पढ़ा हुआ व्यक्ति जब लिखना शुरू करता है तो पहले वो अपनी मातृभाषा में सोचकर फिर अंग्रेज़ी में लिखता है। यानी पहले अपनी मातृभाषा में सोचा उसने, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी बनाई। तो इसका मतलब उलझ गया। जितना हम हिंदी में सोचकर हिंदी में लिख रहे हों तो हमारे मस्तिष्क पर एक अनावश्यक बोझ नहीं पड़ रहा। हाँ। और बिना उस बोझ के हम जो हमने पुस्तक में पढ़ा था वही सीधे सीधे कापी में लिखते जा रहे हैं। और क्योंकि समझ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, भाषा को समझना बड़ा कठिन है। यानी आप आश्चर्य करेंगे कि जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाई डेविड हचिनसन नाम की एक पुस्तक थी जी। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की उस समय एक ही पुस्तक थी अंग्रेजी में शायद। वो पुस्तक इतनी दुरूह थी कि हम सिर पटकते रहते थे, उसकी भाषा नहीं समझ पाते थे। तो अंततोगत्वा हम लोगों ने ये समझा कि जो विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं बस उनको रटते रहो, जो वो पढ़ा रहे उसको याद करते रहो, क्योंकि वो पुस्तक से कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अब इसमें अंतर क्या है कि बीए में यानी बीएससी में या एमएससी में जी, या एलएलबी में और एलएलएम में जो लोग हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं वो उस विषय के गहरे जानकार होते हैं, उसमें गहराई उनके अंदर आ जाती है विषय की समझ की। लेकिन अंग्रेज़ी के लोग आमतौर पर सतही होते हैं। होंगे कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, हम निंदा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आम तौर पर उनको उस विषय की पूरी समझ नहीं होती। इसलिए ये आवश्यक है कि जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया हिंदी माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई, हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई, हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करा दी है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और हिंदी माध्यम से नहीं, सब भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारतीय भाषाओं के सबके और हिंदी के शब्दावली लगभग एक जैसी है। बिल्कुल। इसलिए ये आसान है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कठिनाई भी थी कि अब अगर आप जापान की बात ले लो तो उनका अपना एक लिटरेचर पूरा जापानीज़ में है, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो या फिर प्राइमरी हो। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर अपने इंडिया की बात करें या कहें कि भारत की बात करें तो भारत में 12वीं के बाद का जो आगे लिटरेचर है वो केवल इंग्लिश में ही अवेलेबल था। एमबीबीएस की अगर किसी ने पढ़ाई करनी है या हाई इंजीनियरिंग एरोस्पेस में अगर किसी ने इंजीनियरिंग करनी है तो उनके पास हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें मजबूरन इंग्लिश का सहारा, अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता था। राहुल जी, एक गहराई से इस बात पर विचार करना चाहिए कि अनेक विषयों को जी, जिनको हमने कभी पढ़ा नहीं उनको हम पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन जब किसी भी पत्रिका का, वैज्ञानिक पत्रिका का, तकनीकी पत्रिका का व्यक्ति जो हिंदी में हो पत्रिका, क्योंकि हिंदी में सैकड़ों पत्रिकाएँ वैज्ञानिक और तकनीकी हैं, तो वो हमसे कहता है हिंदी में लिखो इस विषय को, तो हम अंग्रेजी में पढ़कर उस विषय के विवेचन हिंदी में करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने विषय को समझने की कोशिश की। और मैं ये नहीं कह रहा समझ लिया पूरी तरह से, मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश की।
और जब हमने उसको जैसा मोटा समझा, उसको हिंदी भाषा में हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर फ्रेंच में भी पढ़ें तो हम अपनी भाषा में उसको प्रकट कर सकते हैं। मैं इसका आपको ठोस उदाहरण दूंगा। जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो हमारे साथ नेपाली लड़के भी पढ़ते थे। नेपाली लड़के अंग्रेजी में पढ़ते थे और नेपाल में अंग्रेजी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। तो जब वो अपने देश में पहुँचे और उन्होंने इंजीनियरिंग का काम करना शुरू किया तो सारा काम नेपाली में करना पड़ा। तो यहाँ इंजीनियरिंग अंग्रेजी में पढ़कर वहाँ नेपाली में कैसे काम कर रहे थे जी। तो उसी प्रकार हम किसी भी भाषा में पढ़ें। हमारे अनेक मित्र विदेशों में गए, जर्मनी में गए, फ्रांस में गए और साथ साथ में अरब देशों में गए। उन्होंने वहाँ की भाषाओं को सीखने की कोशिश की, लेकिन शायद मुश्किल से सीख भी नहीं पाए। उनकी भाषाओं को समझकर वो अपनी भाषा में यहाँ जो देश में हमारे आए तो फिर अंग्रेजी में काम क्यों करने लगे या हिंदी में काम क्यों करने लगे। तो इसलिए ये कोई किसी भी भाषा में आप पुस्तक पढ़ें, अपनी भाषा में उसको प्रकट कर सकते हैं। महेश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप भारत के कई प्रधानमंत्रियों के संपर्क में रहे और आपने काफ़ी काम किया, तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से सर्वश्रेष्ठ आपकी नज़र में प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वाकई काम किया। शर्मा जी, अब तो बताने की, स्पष्ट करने की विशेष आवश्यकता इसलिए नहीं रही कि हमने आरंभ से प्रधानमंत्रियों जी को देखा है और विदेश में जब जाते थे तो अंग्रेजी में भाषण देते थे सभी जी। यहाँ तक कि अपने देश में भी सम्मेलनों में सामान्यतः जो बड़े सम्मेलन होते थे उनमें भी वो अंग्रेजी में भाषण देते थे। सभी ऐसे ही थे शायद। लेकिन एक प्रधानमंत्री हमारे समक्ष ऐसे हैं कि जिन्होंने आरंभ से ही, जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने, विश्व स्तर पर विश्व के नेताओं से बातचीत करते समय भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया, जबकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। उसके बावजूद भी कभी उन्होंने हिंदी की उपेक्षा नहीं की। और ऐसी मैं कहूँगा, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व पटल पर हिंदी को स्थापित करने का एक महान काम किया है और उन्होंने हमें गौरव दिया है। यानी हम उनके भाषा को सुनकर, उनके वाणी को सुनकर, उनके विचारों को हिंदी में सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए अब तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनसे पहले कभी बताने की आवश्यकता पड़ती तब बड़ा कठिन होता कि किसने सबसे अधिक हिंदी को बढ़ावा दिया। लेकिन अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए प्रश्न आपका बहुत सामयिक होते हुए भी उसमें स्पष्टता है। नाम आपने अभी तक नहीं लिया। वर्तमान प्रधानमंत्री जी का नाम तो अब सारे लोगों के हृदयों में है। मोदी 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 करते हैं लोग। जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं, विदेशों में जिस जगह भी गए, अनेक जगहों पर गए, वहाँ की सारे भारतवासियों ने उनके स्वागत में मोदी मोदी किया है। इसलिए बताने की अब आवश्यकता नहीं लगती। दूसरा ऐसा कोई हमारा, आपने, क्योंकि गृह मंत्रालय में भी आप हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, और राज्यसभा की बात करें तो उसमें भी आप एक सदस्य हैं हिंदी सलाहकार समिति में। कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा वाक़यात आपके साथ हुआ हो हिंदी के लेकर, वो आप हमसे साझा करें। शर्मा जी, यह बिल्कुल खोजी प्रश्न है जी। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय वेंकैया नायडू जी जब राज्यसभा के सभापति थे जी, तो वे राज्यसभा की जो हिंदी सलाहकार समिति है जी, उसके अध्यक्ष भी थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हो रही थी और भगवान की कृपा कहें या हमारे संस्था केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की कृपा कहूँ, उनकी कृपा से मैं उसका सदस्य था। मैं भी बैठा हुआ था। साथ साथ में 2-3 MP भी उसके सदस्य थे और जहाँ तक मेरी जानकारी है वे बिहार के थे और अगर ठीक ठीक कहूँ तो वो हिंदी भाषी थे। तो जब चर्चा शुरू हुई तो ऐसी सलाहकार समितियों की बैठकों में पहला अवसर संसद सदस्यों को दिया जाता है। तो एक संसद सदस्य ने बड़ी हिंदी की भर्त्सना की। अच्छा। और भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हिंदी लिखी जाती है, क्लिष्ट है, हमारी समझ में नहीं आती और हमें फिर अंग्रेजी देखनी पड़ती है। तो उनका समर्थन एक दूसरे संसद सदस्य ने भी किया। मैं ये सोच रहा था कि हे भगवान, हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में इसके सदस्य
अपनी मातृभाषा की और देश की भारत संघ की राजभाषा की, जो संविधान, भारत के संविधान के अनुसार भारत संघ की राजभाषा है, उसकी इतनी खींचातानी कर रहे हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, और जब अध्यक्ष महोदय ने, यानी राज्यसभा के सभापति महोदय ने या उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा कि आपको कुछ कहना है, तो मैंने उनसे यही कहा कि श्रीमान, इस सभा में आपकी उपस्थिति में हिंदी का चीरहरण हो रहा है। और मैंने कहा, श्रीमान, अंग्रेजी कोई भाषा है क्या? मुझे क्षमा करें, मुझे अंग्रेजी के दुर्गुण निकालने पड़े। और मैंने कहा, देखिए श्रीमान, पोस्ट माने खंबा, पोस्ट माने पद, पोस्ट माने तैनाती, पोस्ट माने चौकी, पोस्ट माने डाकिया। और मैंने कहा, श्रीमान, ये कोई भाषा है क्या? तो तुरंत उपराष्ट्रपति जी ने कहा, गुप्ता जी, आपके पास अगर कोई शब्दावलियाँ हों तो इन संसद सदस्यों को और सबों को दे दीजिए। जी। कितना कमाल हुआ, कितना दुख मुझे पहुंचा होगा। अब तो वो बीती हुई बात हो गई जी। इसलिए ऐसे संस्मरण जीवन में बहुत आए। जब हम हिंदी को बढ़ाने की कोशिश करते रहे तो अनेक लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमारी टांग खींचने की नहीं, बल्कि ऐसे हम टांग तोड़ने की कोशिश की। तो जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, लेकिन ठीक है, आज के संदर्भ में जैसा आपने पूछा है तो एक ही पर्याप्त है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने पुरानी याद ताज़ा कर दी। धन्यवाद जी। महेश जी, क्योंकि अब हम लोग अपने समाप्ति पर हैं, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ आप ऐसा मैसेज देना चाहें हिंदी के लिए कि जिससे कि उनका प्रेम और प्रबल हो अपनी मातृभाषा के लिए? राहुल जी, सीधी सी बात है कि मातृभाषा जीवन भर हमारे साथ रहती है। जी। वह हमारी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उसकी सेवा करते हैं, रादर वो हमारी सेवा करती है। जबकि माँ हमें 2 वर्ष तक दूध पिला के बड़ा करती है। जी। तो माँ का साथ संभवतः लोगों को 2 वर्ष आगे बढ़ाने में रहता है, लेकिन मातृभाषा जीवन भर, मरते समय तक हमारे साथ रहती है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी मातृभाषा की उपेक्षा न करें, क्योंकि हिंदी लगभग 44-45% देश के लोगों की मातृभाषा है। और हमारे देश में हिंदी को समझने वालों की संख्या संभवतः 80 से 90% लोग हिंदी समझते हैं, बोलते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए जो भाषा ऐसी हो जिसको देश में 100 करोड़ लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हों तो वो कितनी सशक्त होगी। जी। तो इसलिए अच्छा यही है कि हम बैंक में जाएं तो हिंदी में फार्म भरें, चेक हिंदी में काटें, उसके बाद LIC का अगर मानो हमें अपना प्रस्ताव भरना हो तो उसे हिंदी में भरें, फार्म को हिंदी में भरें, क्योंकि भारत सरकार के आदेश के अनुसार सारे फार्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध होने आवश्यक हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपना समझकर उसका इस्तेमाल गौरव से करें। धन्यवाद। दूसरा, मुझे कुछ याद भी आया एकदम से, जैसे आपने बोला कि आपने कुछ मुहिम भी चलाई कि मान लें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो कंज्यूमर को आते हैं वो इतनी हार्ड कोर इंग्लिश में होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता उन बिल्स को कि उसके चार्जेस क्या क्या लगे हुए हैं। उसके ऊपर भी आपने कई चिट्ठियां राज्य सरकार और भारत सरकार को भी भेजी थी। बात बहुत सही है, बहुत सीधी सी है कि जिनको बिल दिया जा रहा है जी। जब उनको वो भाषा ही समझ में नहीं आती, हाँ। जिनको हम भूखंड दे रहे हैं, हाँ। आवंटित कर रहे हैं जी। और उसमें शर्तें लगा रहे हैं, वो शर्तें उनकी समझ में नहीं आती। जी। और अगर आप सच पूछें तो जिन्होंने वो शर्तें बनाई उनको भी वो शर्तें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो भी उतनी इंग्लिश नहीं जानते। जी। और इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ की सरकार, हरियाणा की सरकार तो अगर सच पूछें तो हिंदी के लिए ही बनी है, हिंदी के माध्यम से ही हरियाणा बना। बिल्कुल। तो इनको अपने सारे कागज़ों में, अपने सारे पत्र व्यवहार में, यहाँ तक कि जो हमारे जिला न्यायालय तक के न्यायालय हैं उन सब में हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। और विश्वविद्यालयों में जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं, केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय भी हरियाणा में हैं, उनमें हिंदी माध्यम से पढ़ाई करानी चाहिए। ये गौरव की बात होगी। लेकिन दूसरी विदेशी भाषा में पढ़ाई कराना या उसका इस्तेमाल करना कोई गौरव की बात नहीं है। धन्यवाद।
महेश जी, बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक अपने कीमती समय में से निकाल के आपने हमें समय दिया और हमारी हिंदी के प्रति जो एक भावना है उसको और प्रबल किया। हम आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपको हम धन्यवाद करते हैं। जय जी हिंद। नमस्कार। जय हिंदी।